नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन के मन से। चैनल के जनक है प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ जी कराड़। एक तपस्वी की भांति भारतीय मूल्यों, परंपराओं और ज्ञान विज्ञान तथा विश्व शांति के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। विश्व शांति दर्शन चैनल विज्ञान, अध्यात्म और विश्व शांति से जुड़े हुए विषयों पर अपने वीडियोस का निर्माण करता है। पिछले हफ्ते विज्ञान धारा के अंतर्गत हमने एक नई सीरीज शुरू की जिसका नाम है आकस्मिक खोज यानी एक्सीडेंटल डिस्कवरी, यानी जाना था जापान और पहुंच गए चीन। देखा जाए तो वैज्ञानिक खोज एक शोधकर्ता, एक श्रमसाध्य, उसकी मेहनत और लगन तथा गोल ओरिएंटेड परिश्रम के बाद प्रयोगशाला में परिणाम देती है। लेकिन दुनिया में कई ऐसी खोजें तब हुई जब किसी को कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्हें तलाश ही नहीं थी, यानी खोज हुई बाय एक्सीडेंट, डिस्कवरी हुई बाय डिफॉल्ट एंड नॉट बाय डिजाइन। मतलब वही जाना था जापान और पहुंच गए चीन। करेक्ट। सैकरीन जो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इन्हीं भाग्यशाली दुर्घटनाओं की उत्पत्ति है जब एक रूसी केमिस्ट एक दिन काम के बाद अपने हाथ धोना भूल गया और उसकी इसी भूल ने जन्म दिया सैकरीन को। सैकरीन को जहरीले लेड एसीटेट के अलावा पहले आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में भी जाना जाता है और गन्ने से बनी चीनी के सस्ते विकल्प की पेशकश करने वाला ये पहला उत्पाद है। यह 1878-79 के आसपास की बात है। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय की एक छोटी सी प्रयोगशाला में एक युवा रूसी केमिस्ट कॉन्स्टेंटिन फाइलबर्ग काम कर रहा था। वो चीनी के एक शिपमेंट की शुद्धता का परीक्षण कर रहा था। प्रयोगशाला रसायन शास्त्र के प्रोफेसर ईरा रामसेन की थी। चीनी पर कार्य समाप्त होने के बाद फेलबर्ग लैब में कोयला टार डेरिवेटिव को विकसित करने के काम में जुट गया। उस महत्वपूर्ण दिन लैब में काम करने के बाद फेलबर्ग अपने घर पहुंचा और भूखा होने के कारण उसने किचन में रखे ब्रेड रोल को उठाकर खाना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी उसके साथ ब्रेड रोल खाने लगी। फेलबर्ग ने लेकिन महसूस किया कि ब्रेड रोल का स्वाद शुरू में मीठा था लेकिन बाद में कड़वा। लेकिन उसकी पत्नी को ब्रेड रोल का स्वाद बिल्कुल मीठा नहीं लगा था। फेलबर्ग जानता था कि ब्रेड रोल कभी भी इतना मीठा नहीं होता है। फाइनली वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसने गलती से अपने हाथ पर लैब में जो भी रसायन गिराए थे वो घर में आके बाद में वो हाथ धोना भूल गया था। वो वैसे ही घर निकला था। इसके पहले कि वो अपनी उंगली अपने गले में डालकर वो ब्रेड बाहर निकाले या फिर वो अस्पताल जाए, फेरनबर्ग समझ गया था कि अनजाने में उसने पहला नॉन टॉक्सिक आर्टिफिशियल स्वीटनर निकाला था, क्योंकि उसका उस मीठे पदार्थ ने ब्रेड रोल के साथ मिलकर खाने के बाद उसके शरीर पर कोई बुरा असर नहीं दिखा था। अलबत्ता ब्रेड रोल खाने में वो मीठा ही हो गया था। करेक्ट। और अपनी इस नई आकस्मिक खोज के विचार से फेलबर्ग उत्साहित हो गया और खुशी से झूम उठा, पर उसे ये मालूम नहीं था कि उस दिन वो कितने और रसायनों के साथ काम कर रहा था जिसके कारण उसके ब्रेड का जो स्वाद मीठा हुआ, जो उसे अनुभव हुआ। मन में कोई विकल्प न होने के कारण वो अपने प्रयोगशाला में वापस आया और जानने के लिए अपने डेस्क पर छोड़े गए प्रत्येक रसायन को चखने का उसने प्रयास किया। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि नोबेल पुरस्कार विजेता बैरी जे मार्शल ने भी इसी तरह एक बार कुछ ऐसे ही साहसिक कार्य किए थे जब उन्होंने उस बैक्टीरिया को पीने का फैसला किया जो मनुष्य के पेट में अल्सर का कारण बन जाता है। एनीवे, फेलबर्ग ने आखिर में मीठे रसायन की सोर्स का खोज की जो था सल्फोबेंजोइक एसिड, जो फास्फोरस क्लोराइड और अमोनिया से भरा एक बीकर में उबल कर बनाया गया। फेलबर्ग सल्फोबेंजोइक एसिड से परिचित था मगर उसने उसे कभी चखा नहीं था। उसने जल्दी ही प्रयोगशाला के मालिक ईरा रैमसन के साथ मिलकर एक पेपर तैयार किया जिसमें उस आर्टिफिशियल नॉन टॉक्सिक स्वीटनर को बनाने का तरीका उसके बारे में बताया गया कि कैसे बनाया जाता है। और 1879 में प्रकाशित पेपर ने रैमसन और फेलबर्ग दोनों को इस आर्टिफिशियल स्वीटनर के निर्माता के रूप में सूचीबद्ध किया। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद इस स्वीटनर की विशाल व्यावसायिक क्षमता यानी कमर्शियल पोटेंशियल को महसूस करने के बाद फेलबर्ग ने क्या किया? फेलबर्ग ने अपने विचार बदल दिए। करेक्ट। और 1886 में उसने सिर्फ अपने नाम से सैकरीन का पेटेंट करवाया। वैसे भी फेलबर्ग ने 1884 में सस्ते और कुशलता से सैकरीन बनाने की एक विधि पर पहले से ही एक पेटेंट का अप्लाई किया था। सैकरीन को कौन वास्तव में लेकर आया, इस पर कोई आम सहमति नहीं है, लेकिन कुछ सूत्रों का कहना है कि ईरा रामसेन विशुद्ध रूप से सहखोजी के रूप में सूचीबद्ध होना चाहते थे क्योंकि सैकरीन की खोज उनकी लैब में हुई थी। करेक्ट। हालांकि रैमसन जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, पर अधिकांश समय वे प्रयोगशाला में उपस्थित नहीं हुआ करते थे।
कुछ लोगों का दावा है कि रैमसन की सैकरिन की खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहले ही सल्फोबेंजोइक एसिड पर कई पेपर भी पब्लिश किए थे। इसीलिए फेल्बर्ग ने जब अकेले ही अपने नाम से सैकरिन का पेटेंट कराया तो रैमसन को अच्छा नहीं लगा। उनका कहना था कि फेल्बर्ग एक बदमाश है, उसका नाम सुनते ही मुझे चक्कर आने लगता है। चीनी के विकल्प में सैकरिन एक नॉन फैटनिंग कंपाउंड के रूप में काफी सफल रहा और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे तो इस स्वीटनर ने लोगों को चीनी की कमी महसूस ही नहीं होने दी। मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक तौर पर हमारा शरीर सैकरिन का मेटाबॉलिज्म नहीं करता है, जिसका अर्थ है कि जिसमें चीनी की तरह कोई कैलोरी या न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। 1970 के दशक में यह विश्वास था कि सैकरिन कैंसर का कारण है। यह इस फैक्ट के बावजूद था कि 1974 में यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने सैकरिन पर किए गए सभी स्टडीज की समीक्षा की और ये पाया गया कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि सैकरिन एक कार्सिनोजेन था और उसके रिजल्ट भी कोई कंफर्म नहीं हुए थे। लेकिन 1970 के दशक का एक विशेष त्रुटिपूर्ण अध्ययन सैकरिन की खोज में लास्ट नेल की तरह था, यानी लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ सैकरिन। वो क्या कि जब रिसर्चर्स ने पाया कि सैकरिन चूहों में मूत्राशय के कैंसर का कारण बन सकता है। फलस्वरूप 1977 में यूनाइटेड स्टेट्स ने सैकरिन स्टडी एंड लेबलिंग एक्ट को पारित किया, जिससे सैकरिन के डिब्बों पर एक गंभीर चेतावनी वाला लेबल लगाया गया कि जिस पर लिखा था कि इस उत्पाद का उपयोग आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है, जो प्रयोगशाला के पशुओं में कैंसर पैदा करने के लिए निर्धारित किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि सैकरिन से चूहों में मूत्राशय ट्यूमर की दर वास्तव में उच्च थी, यानी बढ़ रहा था वो ट्यूमर, जबकि कुछ मायनों में चूहे और मनुष्य बिल्कुल समान नहीं है और इसलिए और अध्ययन किए जाने की बहुत जरूरी थी, बहुत आवश्यकता थी। दरअसल चूहों के साथ क्या हो रहा था कि उनके यूरिन में हाई पीएच, हाई प्रोटीन और हाई कैल्शियम फॉस्फेट अनडाइजेस्टेड सैकरिन के साथ जुड़ने से उनके शरीर में माइक्रो क्रिस्टल्स बन गए थे। इससे चूहों के मूत्राशय में ट्यूमर बन रहा था। एक बार ट्यूमर का सही कारण जानने के बाद ये देखने के लिए संपूर्ण परीक्षण किए गए कि क्या प्राइमेट्स के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। अंत में ये परिणाम पूरी तरह से नकारात्मक निकला और कोई माइक्रो क्रिस्टल्स नहीं बने। फलस्वरूप सन 2000 में सैकरिन को यूएसए की नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम के उन पदार्थों की लिस्ट से हटा दिया गया था जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। 2010 में पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने यह कहते हुए सहमति व्यक्त की कि सैकरिन को अब मानव स्वास्थ्य से कोई खतरा नहीं। तो ये थी नॉन टॉक्सिक आर्टिफिशियल स्वीटनर सैकरिन के खोज की कहानी। अगली बार प्रस्तुत होगी ऐसी ही कोई आकस्मिक खोज की कहानी। और अगर आपने अभी तक विश्व शांति दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वंचित रह जाएंगे ऐसे ही अद्भुत कहानियों से। तो देखते रहिए विज्ञान धारा और विश्व शांति दर्शन। थैंक यू सो मच। सैकरिन को कौन वास्तव में लेकर आया? तो हु ब्रॉट सैकरिन? नोबडी इज श्योर अबाउट दैट। रिसर्च तो आएगा था, उसको छोड़ जाने दो, आप बता देना उसको कि लैब में सैकरिन का खोज एक बार करेंगे। सूचीबद्ध। हाँ, बुद्ध हो गया उसको। अच्छा चलो हाँ, आप ऐसे पकड़ के बात कर दो। इसीलिए मैं उसको छोड़ दो, आएगा तो जाता रहेगा। थोड़ा सा इधर लेता हूँ। सैकरिन पर किए गए सभी स्टडीज की समीक्षा की और हाँ कि सैकरिन कार्सिनोजेन कार्सिनोजन था।